और प्रदेश प्लस की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। औरैया हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। राजनाथ सिंह, राहुल गांधी ने भी दुख जताया है, श्रद्धांजलि दी है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य ने भी औरैया हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने भी घटना पर शोक जताया है। मायावती और अखिलेश यादव ने भी हादसे पर दुख जताया है। तो देश और प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने इस घटना का संज्ञान लिया है, दुख जताया है और अपने अपने स्तर पर मदद की पेशकश की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। औरैया हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना प्रकट की है। उनके साथ ही साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, सभी बड़े नेताओं ने औरैया हादसे पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दरअसल औरैया में सुबह तड़के ही दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 35 लोग घायल हो गए। यह हादसा काफी दर्दनाक था। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ मजदूर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी राजस्थान के एक ट्रक ने अचानक सभी को रौंद दिया। माना जा रहा है कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। इसके बाद 20 घायलों को जिला अस्पताल में तो करीब 15 गंभीर घायलों को सैफई भर्ती कराया गया है। इसके बाद अब योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की रिपोर्ट तलब कर मथुरा और आगरा के अफसरों से स्पष्टीकरण मांगा गया। इतना ही नहीं, दुर्घटना स्थल के बॉर्डर वाले दोनों थाना अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दोनों ट्रकों को जब्त करने के साथ साथ ड्राइवरों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसओएच थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। मैं मानता हूं कि आज एक विपरीत परिस्थिति है, संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में एक ही काम चीज़ करती है, वो है संयम, धीरज। जिस प्रकार से प्रवासी श्रमिकों का पलायन हो रहा है, वो आ रहे हैं, अपने घर को वापस जाना चाहते हैं। सरकार को चिंता है इस बात की और सरकार ने लाखों लोगों को उनके यथास्थान पहुंचाया है। इस घटना के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है और तमाम सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो इस हादसे में मौत को हत्या तक करार दिया, तो वहीं मायावती ने जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। वो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचें। वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों की मजबूरी होगी उनको भेजने की, तो पैदल चलने की बजाय, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है। जिस सरकार के पास 19,000 ट्रेनें खड़ी हों, उसके बावजूद भी हमारा गरीब मजदूर बेचारा पैदल चल रहा है। कभी हजारों किलोमीटर साइकिल से चलता है, कभी बस से चलता है, कभी ट्रॉली से पकड़ता है, कभी ट्रैक्टर पकड़ता है, कभी पानी के रास्ते अपने गांव घर पहुंच रहा है।
क्या सरकार के अंदर संवेदनाएं नहीं थी? आज जो इन मजदूरों की मौत हुई है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। अगर सरकार ने इसको बस और ट्रेन मुहैया करा दिया होता तो आज उनकी ये मौत ना हुई होती। मैं तो कहता हूं कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो गरीब मजदूर के परिवारों का है, इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की जो मौत हुई है उस पर अवर्णनीय दुख, घायलों के लिए दुआएं। आगे सपा अध्यक्ष लिखते हैं कि सब कुछ जानकर, सब कुछ देखकर भी मौन धारण करने वाले हृदयहीन लोग और उनके समर्थक देखें कब तक इस उपेक्षा को उचित ठहराते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि ऐसे हादसे मृत्यु नहीं, औरैया में सड़क हादसे में 24 से भी अधिक गरीब प्रवासी मजदूरों की मौत पर अवर्णनीय दुख है। औरैया हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन। सीएम के आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। कई जिलों में अभी भी ट्रकों में मजदूरों की भीड़ है। कानपुर, जौनपुर, वाराणसी, मेरठ में मजदूर परेशान हैं। ट्रकों से सफर जारी है, लेकिन सवाल यह है कि न तो हादसों से सबक लेने को तैयार हैं और न ही सीएम की निर्देश का कोई फर्क पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या मजदूरों की मौत से जमीनी स्तर पर काम कर रहे अधिकारियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप तस्वीर देखिए कैसे ट्रकों में लोग लद कर जा रहे हैं और यही ट्रक आगे जाकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। और प्रवासी मजदूरों का पलायन प्रशासन के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तमाम व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही हैं। इसको लेकर एबीपी गंगा लगातार मुहिम चला रहा है। अभी हमारे साथ संवाददाता बलराम पांडे जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार पश्चिमी यूपी के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बलराम, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। तस्वीर पश्चिमी यूपी में कहीं ज्यादा खतरनाक दिख रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, सीधे आपके पास आ रहे हैं। देखिए अवधेश, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ स्थितियाँ शुरुआत में बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहाँ पर पहला जो पॉजिटिव पेशेंट पाया गया था वो 27 मार्च को पाया गया था। उसके बाद से लगातार आंकड़े बढ़ते गए हैं और स्थिति ये हो गई कि आज 312 पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, 17 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही अगर हम बात करें तो जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह थी। यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने यहाँ पर संज्ञान लिया और यहाँ पर ऑडिट टीम भेजी, थर्ड पार्टी, और ऑडिट कराया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो मेरठ में स्थिति बिगड़ रही है उसकी वजह क्या है और उसके सुधार के लिए सरकार और प्रशासन क्या कदम उठा सकता है। लेकिन अब जो स्थिति की अगर हम बात करें तो अब धीरे धीरे मेरठ में स्थिति में सुधार आ रहा है और यही वजह है कि प्रशासन लगातार जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ने में कवायद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन का जो संपूर्ण लॉकडाउन प्रशासन ने यहाँ पर लागू किया था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और जो दिक्कतें आई हैं उनका आकलन भी प्रशासन ने किया है। यही वजह है कि अब प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, यानी सोमवार और गुरुवार को यहाँ पर संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा। और प्रशासन का ये मानना है कि सभी कवायद की जा रही हैं ताकि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जा सके और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और शायद कहीं ना कहीं जो प्रशासन की कवायद है उस पर वो सक्सेस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जो नोडल अधिकारी हैं पुलिस के इस कोविड-19 के, इसके अलावा साथ ही जो यहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार
किस तरीके से जो प्रशासन है वो कवायद कर रहा है और लोगों को किस तरीके से समझाया जा रहा है कि ताकि वो घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी से बच सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कमिश्नरी चौक पे खड़े हैं, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं और पुलिस लोगों को रोक रही है जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनको भी रोका जा रहा है कि ताकि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से पालन हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। अखिलेश जी, ये बताइए कि किस तरीके से प्रशासन कवायद कर रहा है ताकि इस कोरोना की चैन को रोका जा सके। इसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, उसी नियम को कड़ाई से पालन करने के लिए कवायद की जा रही है और इसके लिए समय समय पर नए नए प्रयोग लगातार जारी हैं, जिससे इस चेन को ब्रेक करने में मदद मिल सके। इसके लिए जो हमारी जो प्रमुख दुकानें हैं उनको हम लोगों ने शिफ्ट वार किया है। इसके अलावा जिनको जैसे सब्जी मंडी उसको शिफ्ट किया गया है, अनाज मंडी, इन सब का टाइमिंग भी अलग अलग कर दिया गया है, जिससे एक दूसरे से न मिलें, जिससे मूवमेंट बहुत कम से कम रोड पर हो। इसके लिए लगातार हमारी कवायद जारी है। प्रशासन ने अभी एक कदम उठाया था, एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, काफी सक्सेसफुल रहा है और काफी राहत मिली है जिले को, क्योंकि कहीं भी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं देखने को मिला। अगर बात की जाए तो प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई, चाहे वो राजनेता हों चाहे अधिकारी हों, सबके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए। जैसे अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के पिताजी ने यहाँ पर पुलिस से अभद्रता की, लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी आपने FIR दर्ज की। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन जो सप्ताह के 2 दिन संपूर्ण लॉकडाउन की बात की है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि जनता को दिक्कत ना हो और इस चैन को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। जनता को जब मालूम हो गया है कि सप्ताह में 2 दिन है और शेष दिनों में उसको जो भी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है वो मिल रहा है और दूध और मेडिकल, ये जो संपूर्ण लॉकडाउन जिसको आप बोल रहे हैं उस दिन भी खुले रहेंगे, तो इन दोनों की उपलब्धता तो उस दिन रहनी ही है। शेष सब्जी और किराने के सामान है तो आदमी एक दिन पहले अपना दूसरे दिन के लिए भी इकट्ठा कर सकता है, इससे उसको असुविधा नहीं होगी। और इसमें देखिए जो कार्रवाई की बात है, कार्रवाई में सभी लोग एक समान हैं, जो भी नियम बना है उसमें सबकी बिल्कुल सभी एक समान होने चाहिए। बलराम, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि जो लोग हाईवेज पर इस वक्त फंसे हुए हैं उसके लिए प्रशासन क्या करेगा, क्योंकि वहां पर स्थितियां ऐसी हैं कि बच्चे कुम्हला रहे हैं और किसकी कब वहां पर दुर्घटना में मौत हो जाए ये तो एक बड़ा सवाल बन गया है। जी सर, जिस तरीके से पूरी तरीके से आप इस चैन को तोड़ने में कवायद में लगे हुए हैं, ऐसे में कुछ मजदूर भी ज़िले में आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या यहाँ के मजदूर हों। वैसे भी आप लोगों ने मजदूरों के लिए 18 और 19 तारीख को ट्रेन चलाने की बात कही है, साथ ही जो मजदूर हैं उनको बसों से भेज रहे हैं, लेकिन जो कुछ प्रवासी मजदूर हैं वो हादसे का शिकार ना हो और जो कोरोना महामारी है वो उनके ज़रिए इस ज़िले में ना आए, उसको लेकर के किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कवायद की जा रही है? इसके लिए शासन के समय समय पर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं और स्थानीय स्तर पर भी तमाम तरह की इस पर कवायद हो रही है। तमाम शेल्टर होम बने हुए हैं जहां पर इनको रुकने की व्यवस्था की जा रही, खाने की व्यवस्था की जा रही है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, 2 दिन ट्रेन चलने वाली है, जैसा DM साहब ने कल मैसेज भी दिया था। और करीब काफ़ी बसें जा चुकी हैं जिसपे लगभग 4,500 लोग यहाँ से अपने गंतव्य को भेजे जा चुके हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए भी लगातार कवायद जारी है और शीघ्र ही उनको भी यहाँ से उनके गंतव्य तक भेजने की कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंट ना हो इसके लिए संबंधित थानों को भी पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं, उनको पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जा रही है। चूँकि बॉर्डर से भी कोई गाड़ी आएगी या सिटी के अंदर से या कहीं से भी कोई गाड़ी जा रही है तो जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे इस तरह घटनाएँ घटित ना होने पाएँ। और बॉर्डर पर इनकी ब्रीफिंग भी की जा रही है कि आपके स्पीड को नियंत्रित रखना है, इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सर, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन ही एक मात्र इस महामारी के चैन को तोड़ने की कहा जाए तो दवा भी है और दुआ भी है, ऐसे में क्या हफ्ते 10 दिन के लिए संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन जिले में नहीं हो सकता है कि ताकि इस महामारी की चैन को पूरी तरीके से तोड़ा जाए और जल्द से जल्द इसके बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लग सके? क्या इस तरीके की भी प्लानिंग प्रशासन कर सकता है या करने की कुछ सोच रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, समय समय पर नए नए प्रयोग इस चेन को ब्रेक करने के लिए किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों पर चर्चा चलती रहती है। और जितने एस्पेक्ट हैं जो भी इसमें प्रभावी तरीके से कारगर हो सकता है, उन सभी पहलुओं को देखते हुए समय समय पर उचित निर्णय जरूर लिया जाता है। तो अवधेश, आपने सुना, ये नोडल अधिकारी भी हैं कोविड-19 के पुलिस के और साथ ही SP सिटी हैं अखिलेश नारायण सिंह जी हैं। ये इनका कहना है कि हर संभव प्रयास प्रशासन कर रहा है और समय समय पर
जो कदम उठाने चाहिए प्रशासन को वो उठा रहा है ताकि इस चैन को तोड़ा जा सके और इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। और इसके फलस्वरूप जो अभी निर्णय लिया गया है कि 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन सप्ताह में रखा जाएगा जिले में, अगर सक्सेस होता है और इस महामारी पे अंकुश लगता हुआ दिखा तो ये आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसी कवायद है प्रशासन की। बिल्कुल, लेकिन लगातार बलराम मामले बढ़ रहे हैं। एक दिन में 26 मामले सामने आ गए और जो 2 दिन के लॉकडाउन की बात की जा रही है, क्या ये माना जाए कि सीएम योगी जो सख्ती बरत रहे हैं उसका असर अब धीरे धीरे हो रहा है मेरठ में? बिल्कुल अवधेश, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री जी ने आगरा और कानपुर के बाद जो तीसरा शहर है उत्तर प्रदेश का वो मेरठ है, जिस पर उनकी निगाह टेढ़ी हुई। और यही वजह है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे आरसी गुप्ता, उनको हटाया गया, उनकी जगह पे दूसरे को नियुक्त किया गया ताकि जो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो शिकायतें आ रही थी, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जो ऑडियो वायरल हो रहे थे, उस पर अंकुश लग सके। और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर दिन रात ड्यूटी दे रहे थे, एक पुलिसकर्मी संक्रमित भी हुआ, उसको लेकर के भी उन्होंने दुख जताया। और साथ ही अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कई अधिकारियों को भी यहाँ भेजा कि उन पुलिसकर्मियों का भी जायजा लिया जाए जो हॉट स्पॉट पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो इन विषम परिस्थितियों में भी ड्यूटी कर रहे हैं। समय समय पे, जैसे आपको मैंने बताया कि एसपी सिटी नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो उन हॉट स्पॉटों पर जा करके पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं और साथ ही उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे साथ एसपी सिटी खुद मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि जो पुलिसकर्मी इस परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, उनको लेकर के वो लोग किस तरीके का कदम उठा रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनके दर्द को कैसे समझ रहे हैं, उनको दूर करने की क्या कवायद की जा रही है। सर, जो हॉट स्पॉट पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से सुरक्षित रहें, इस संक्रमण से खास तौर से वो ग्रसित ना हो, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारी कर रही है पुलिस? हॉट स्पॉट में जो भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, एक तो उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है कई तरीके से, और उनको सुरक्षित रखने के लिए कि जो भी प्रिकॉशन है, सैनिटाइज़र है और फेस मास्क है, ग्लव्स हैं और ये सारी चीज़ें, मास्क वगैरह सब भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। समय समय पर उनको देखा भी जा रहा है, समय समय उनको ब्रीफ किया जाता है और लंबे समय तक अगर कहीं कोई पर इस तरीके से है तो उसकी ड्यूटियों को चेंज भी कर दिया जाता है, जिससे बहुत समय तक उस संबंधित एरिया में बहुत लंबे समय तक इनकी ड्यूटी न रहे। इसके लिए शिफ्ट भी चेंज की जाती है और व्यक्तियों को भी चेंज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इनसे पूछताछ करते रहते हैं कि अगर इनको कोई किसी को दिक्कत महसूस होती है तो उसको टेस्ट भी कराते हैं। इस तरीके से करीब 30-35 लोगों की हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराई है। लेकिन केवल जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिविल पुलिस का और 4 PSC के हमारे जवान संक्रमित पाए गए हैं। सारी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है और इसे सुरक्षित रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए तमाम कवायद की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि एक टनल बनाया गया है जिसमें लोग सैनिटाइज होकर निकलें। इस तरीके से लगातार उनको एक तरह के सेंसिटाइज किया जाता है, क्योंकि स्वयं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। हम सुरक्षित रहेंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे, तो अपनी सुरक्षा बिल्कुल अपनी सुरक्षा भी रखनी होगी, दूसरों को भी सुरक्षित करना है, बड़ी जिम्मेदारी है। शुक्रिया बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और लगातार कोशिशें चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर औरैया से हादसे पर बड़ा अपडेट है। घायलों से मिलने के लिए सैफई PGI अधिकारी पहुंचे हैं। कमिश्नर कानपुर, IG कानपुर घायलों के पास पहुंचे हैं और 25 घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, यानी कि मृतकों का जो आंकड़ा है अभी और बढ़ सकता है। हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हुई है। IG कानपुर भी पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। IG कानपुर से मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट भी मांगी इस पूरी घटना को लेकर। हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बाद कुछ और कार्रवाई हो। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर औरैया हादसे पर अपडेट ये है कि जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर कानपुर और IG कानपुर, वो घायलों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे हैं और जो 25 घायल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं हायर सेंटर में, वहां पर 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर औरैया हादसे पर बड़ा अपडेट है और औरैया हादसे पर अपडेट यह है कि कमिश्नर कानपुर और IG कानपुर घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे।
मुंबई से जौनपुर लौटे शख्स ने खुदकुशी कर ली। युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। 5 दिन पहले ये मुंबई से लौटा था, किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। रामपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जौनपुर से मुंबई से जौनपुर लौटे शख्स ने खुदकुशी कर ली। युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 5 दिन पहले ही ये मुंबई से वापस आया था और जो जानकारी मिल रही है कि किसी से बातचीत भी ये नहीं कर रहा था। रामपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो मुंबई से जौनपुर युवक लौटा तो उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। झांसी में भी यूपी एमपी बॉर्डर पर अभी हजारों मजदूर पहुंचे हैं। प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि मजदूरों के साथ छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। लगातार झांसी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूपी एमपी बॉर्डर पर मजदूरों का आना जाना जारी है। तो जो झांसी का बॉर्डर मध्य प्रदेश से जुड़ता है, वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और हालात किस तरीके के हैं उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए, बड़े बड़े ट्रकों में सैकड़ों की संख्या में मजदूर भरे हुए हैं और ऐसे में जब कोई ट्रक हादसे का शिकार होता है तो फिर तस्वीर औरैया जैसी बन जाती है, जहां 24 लोगों की मौत हो गई और अभी कुछ मजदूरों की हालत गंभीर है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और बड़ी खबर श्रावस्ती से भी है, जहां पर मजदूरों ने हंगामा कर दिया। राशन किट नहीं मिलने पर हंगामा हुआ। नेशनल हाईवे जाम करके इन्होंने हंगामा किया। बिना राशन किट के ही घर भेजा जा रहा है। प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप है। तो ये एक नई बात सामने आ गई, क्योंकि नियम सीधे तौर पर यही है कि मजदूरों को जब घर भेजा जाएगा तो उनको राशन किट दी जाएगी, लेकिन श्रावस्ती में मजदूरों को राशन किट नहीं दी गई। इसके बाद मजदूरों ने हंगामा कर दिया। नेशनल हाईवे जाम करके हंगामा किया गया। बिना राशन किट के ही घर भेजा जा रहा था। प्रशासन पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया गया है। तो श्रावस्ती की ये तस्वीर है। सवाल उठ रहा है कि क्या व्यवस्था बिगड़ रही है या फिर कुछ लोग इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। श्रावस्ती की तस्वीर आप देखिए, सुनिए क्या करें मजदूर। क्या मामला है? कहाँ से आए हो? मुजफ्फरपुर। कहाँ जाना है? ये कहाँ है? गोहनिया है। और बड़ी खबर बस्ती से भी है, जहां पर एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। आईएएस की सैलरी में कटौती की उन्होंने मांग की है। विधायकों की सैलरी कटी तो फिर नौकरशाहों की क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया है। विधायकों ने सैलरी का 30% हिस्सा दान किया। महामारी में लड़ने में सबका योगदान जरूरी है। तो ये चिट्ठी एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने मुख्य सचिव को लिखी है और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि आईएएस और पीसीएस की सैलरी में भी कटौती की जाए। अगर विधायकों की सैलरी कट सकती है तो फिर नौकरशाहों की क्यों नहीं। विधायकों ने सैलरी का 30% हिस्सा दान किया है। महामारी से लड़ने में सबका योगदान जरूरी है। और एबीपी गंगा संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया है? देखिए, एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जो अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं और लगातार इस तरह की चिट्ठी लिखा करते हैं। इन्होंने एक चिट्ठी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी लिखी है। उन्होंने उसमें मांग की है कि अगर विधायकों की 30% सैलरी कटी है तो नौकरशाहों की क्यों नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पे मुख्य सचिव को कहा है कि इस पर वो विचार करे और जो भी नौकरशाह यूपी के हैं उनकी भी सैलरी का कुछ प्रतिशत काटा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में अगर विधायक जनप्रतिनिधि अपना योगदान दे रहा है तो क्यों नहीं नौकरशाह इसमें योगदान दे रहे हैं। जी शुक्रिया सतीश जानकारी के लिए। और महाराजगंज में 268 नेपाल के रहने वाले लोगों को क्वारंटीन की अवधि पूरी होने पर सुरक्षित नेपाल भेज दिया गया। भारत में नेपाल के सोनौली और नौतनवा के क्वारंटीन सेंटर में फंसे सभी लोगों को भेजा गया है और इस दौरान सीमा पर दोनों देशों के जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के लोग, एसएसबी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि अभी करीब 700 से 800 नेपाल के नागरिक और हैं जिनकी क्वारंटीन अवधि पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन्हें भी उनके देश भेजा जाएगा।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। रात की धड़कन जब